Okay, we'll continue our discussion with the remaining EIS amendments. So we have covered chapter 1, 2, 3 and 5. Now this one is discussion on chapter number 4. तो जो ई कॉमर्स वाला चैप्टर है ना, वहां पर काफी ज्यादा एडिशनल कंटेंट ऐड किया है आईसीएआई ने इन द रिवाइज्ड आईसीएआई मटेरियल. विल गो इंडिविजुअली कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट एंड डोंट वरी अबाउट दिस. सब कुछ बहुत सिंपल है, काफी इन जनरल हमने अप टू सम एक्सटेंट इन चीजों को डिस्कशन किया ही था क्लास के अंदर, बट अब उनको एज ए एडिशनल कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में इंक्लूड किया है. लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन, द मोस्ट डिफिकल्ट वन. डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस. मतलब सर ई कॉमर्स एनवायरनमेंट के सबसे ज्यादा डिसएडवांटेजेस क्या है? तो यहां पर थोड़ा सा नेगेटिव सोचना पड़ेगा कि इंटरनेट का फैसिलिटी इतना इजीली इतना इजीली अवेलेबल नहीं है. फिर आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है इन इन स्टैब्लिशिंग योर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. दैट मीन्स आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, उसके लिए हार्डवेयर पे पैसा खर्च करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर वाले पार्ट में पैसा खर्च करना पड़ेगा, एज अ बिजनेस सेटअप कॉस्ट आएगा आपके लिए. तो उस तरीके से थोड़ा नेगेटिव सोचने का. सी, फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेजेस. आई एम नॉट डिसएग्रीइंग कि ये बिल्कुल डिसएडवांटेजेस रेलेवेंट नहीं है, बट अप टू सम एक्सटेंट इनको हम ओवरकम कर चुके हैं और रियल लाइफ में हम इनके काफी आगे आ चुके हैं. हाँ, इनमें से कुछ चीजों का इंपैक्ट आज भी हमें विजिबल होता है, मैं डिसएग्री नहीं करूंगा. फॉर एग्जांपल, जो इंटरनेट कनेक्शन है आज भी बहुत सारे रूरल एरियाज के अंदर कंपैरेटिवली वीक है, एंड इवन इन मेट्रो सिटीज समटाइम्स वी स्ट्रगल इन सर्टेन एरियाज कि हमारा इंटरनेट कनेक्शन काफी वीक होता है. तो सर यस, इंटरनेट कनेक्टिविटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स और ये सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है हमारे ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन के लिए. दूसरा, हाई स्टार्टअप कॉस्ट. मतलब ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कॉस्ट इन्वॉल्व काफी ज्यादा है. नंबर वन देखो, कनेक्शन आपको प्रोक्योर करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर लीज लाइन लेवल का कनेक्शन चाहिए तो काफी कॉस्टली कनेक्शन होता है आज भी. देन बाइंग राइट हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, मॉडेम चाहिए, राउटर्स चाहिए आपको. फिर आपको सेटअप करने के लिए ट्रेन्ड स्पेशलाइज्ड लोग लगने वाले हैं, उनके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा. फिर सर आपको आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को भी शायद ट्रेन करना पड़ेगा हाउ टू मेंटेन योर ई कॉमर्स बिजनेस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे मेंटेन किया जाएगा. तो ये आपके लिए एक अच्छा स्टार्टिंग के अंदर हाई कॉस्ट हो सकता है कंपैरेटिवली. नेक्स्ट, लीगल इश्यूज. ये क्या बोलता है, जितने भी हमारे ई कॉमर्स दुनिया के अंदर ट्रांजैक्शंस होते हैं वहां पर लीगल इश्यूज अभी भी काफी कॉम्प्लेक्स है, काफी वेग है. मैंने आपको जैसे बताया भी था कि जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है वो भी काफी अभी भी वेग है, इतना क्लियर नहीं है इन टर्म्स ऑफ लॉट ऑफ सिचुएशंस. एंड द बिगेस्ट कंसर्न इज इफ यू आर सेलिंग प्रोडक्ट्स लेट्स से अब्रॉड. अगर आप इंडिया से प्रोडक्ट को लेट्स से थ्रू वेबसाइट होस्टेड इन इंडिया, यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट टू अ पर्सन सिटिंग इन यूएस और लेट्स से इन यूरोप, तो सर अभी भी थोड़े से लीगल कंप्लायंसेस के रिगार्डिंग लोगों के दिमाग में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, लैक ऑफ क्लैरिटी है. ऑल्सो जो हम इंफॉर्मेशन कस्टमर का ऑब्टेन करते हैं एक ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन के अंदर, अगर लेट्स से इफ आवर सिस्टम गेट्स कॉम्प्रोमाइज, लेट्स से ड्रॉपबॉक्स वाला सिचुएशन है, ड्रॉपबॉक्स के बहुत सारे अकाउंट्स कॉम्प्रोमाइज हो गए थे, तो सर अगेन उस केस के अंदर कस्टमर हमारे अगेंस्ट में कैसे केसेस फाइल कर सकता है, वो सब लीगल इश्यूज जो है आइडियली एक ई कॉमर्स बिजनेस के लिए नेगेटिव पॉइंट बन सकते हैं. सी, लीगल इश्यूज आर significantly restrictive part to conducting a business on the internet. It is almost uncertain कि सर क्या क्या लीगल इश्यूज पॉप अप हो सकते हैं एक इंटरनेट बिजनेस के अंदर. एंड सर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग लॉज भी है, बहुत सारी जगह पे लैक ऑफ क्लैरिटी है बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस. नेक्स्ट, सम बिजनेस प्रोसेसेस में नेवर लेंड देमसेल्व्स टू ई कॉमर्स. ये बोल रहा है फॉर एग्जांपल आपको एंटीक परचेस करने का. अब यार एंटीक फोटो में देख करके आपको वेबसाइट पे कैसा दिखेगा? देखो, इट हैपेंस टू अस इवन इन केस ऑफ व्हेन यू आर बुकिंग अ होटल रूम, व्हेन यू आर बाइंग एनीथिंग ऑनलाइन, द क्वेश्चन पॉप्स अप, व्हाट अबाउट द क्वेश्चन ऑन द ओरिजिनलिटी, कि एक्चुअली में ये ओरिजिनल होगा या फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट हो सकता है. रादर आई टेल यू व्हाट, व्हेन दिस ई कॉमर्स दैट इज फ्लिपकार्ट Amazon started picking up, Myntra started picking up, इनिशियली बहुत ज्यादा इंडियन मार्केट्स के अंदर फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे थे ओरिजिनल प्रोडक्ट्स के नाम पे. इट वाज वेरी वेरी ट्रबलिंग. रादर इन कंपनीज को बहुत स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज बनाने पड़े, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़े ताकि उस ट्रेड को, उस ट्रांजैक्शन को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट किया गया, कंट्रोल किया गया. बट देन वी स्टिल हैव सच मोर ट्रांजैक्शंस ऑन योर इंस्टाग्राम चैनल्स और अदर सोशल मीडिया वेबसाइट्स. अभी भी ये कंसर्न डेफिनेटली है. तो सर ये बोल रहा है कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पेरिशेबल प्रोडक्ट हो गए या हाई कॉस्ट आइटम्स लाइक ज्वेलरी, एंटिक्स, वो शायद अभी भी मुश्किल है ऑनलाइन बेचना. इंपॉसिबल नहीं बोलूंगा मैं, डिफिकल्ट है बेचना, ये बोल सकता हूं. नेक्स्ट,
कल्चरल इंपेडिमेंट्स टू ई बिजनेस, मतलब कल्चरली क्या रिस्ट्रिक्शंस है। मतलब सर हो सकता है कुछ ऐसे लोग आज भी हैं हमारे कंट्री के अंदर या पूरे दुनिया के अंदर जो प्रेफर करते हैं अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को डिस्क्लोज नहीं करना। पीपल आर स्टिल हेजिडेंट ऑफ यूजिंग UPI based payment methods and all. So can I say some customers still somewhat are fearful of sending their credit card and debit card numbers over the internet. They still want to buy something in person, but then COVID-19 in last 2 years, 1.5 2 years have taught us different lessons altogether, and according to me ये limitations का relevance थोड़ा कम हो गया है। And last one, security concern. This is a very big challenge, क्योंकि हम कोई भी e-commerce transaction करते हैं ना, हमारा personal information हमें share करना पड़ता है। It can be in terms of my sensitive personal information, my residential address, my commercial address, my GST details, my account details, my debit card, credit card details. So the bigger risk is, what if they get compromised? What if, let's say, the website owner's server gets hacked and the data is compromised? What will be the challenge in terms of a person? ये अभी भी एक बहुत नेगेटिव, ये मैं पॉइंट नंबर एफ से डेफिनेटली एग्री करूंगा, ये आज भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इसीलिए हम बहुत ट्रस्टेड वेबसाइट्स, बहुत ट्रस्टेड पेमेंट मेथड्स को यूज करना चाहते हैं। बट डेफिनेटली इसका मतलब ये नहीं है दैट द organizations are not working towards it. They are also spending a lot of money, they are spending a lot of research on this, and I'm sure in the coming years you will find ये limitations का impact काफी minimal हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा। ये आपके e-commerce के disadvantages है या limitations है। बहुत सिंपल से है, बट मेरे को लगता है अच्छा एक 4 मार्क क्वेश्चन बन सकता है। ये आइडियली पहले भी इंक्लूड करना चाहिए था, पर उन्होंने डायरेक्टली उसको इंक्लूड नहीं किया था। Spend 2 minutes. It's pretty simple and straightforward. वापस से आपको ये पूरा पीडीएफ का एक्सेस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर रहेगा। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। ई कॉमर्स मॉडल्स, अब ये चीज ना आपके सिलेबस में ऑलरेडी था, B2B, B2C, C2C, इसमें कुछ एडिशनल चीजों को इंक्लूड किया है, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये B2C वाला जो कॉन्सेप्ट था, मतलब फॉर एग्जांपल एक बिजनेस वेबसाइट है, डायरेक्टली बिजनेस एक कस्टमर को केटर करना चाहता है। आइडियली जो मेजॉरिटी वेबसाइट्स है, फॉर एग्जांपल हमारा भी जो वेबसाइट है फ्रॉम वेयर यू कैन बाय द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वो नॉर्मली B2C मॉडल ही कहलाएगा, वेयर अ बिजनेस इज डायरेक्टली प्रोवाइडिंग अ सर्विस और सेलिंग अ प्रोडक्ट टू द कस्टमर, उसको हम B2C मॉडल बोलते हैं। सेकंड इज B2B। इसके क्लासिक एग्जांपल्स अगर आप मुझे पूछोगे, शुरुआत जो किया था अलीबाबा ने किया था, दैट एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पर जो बड़े बिजनेस ओनर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं या होलसेलर्स हैं, वो लोग जो छोटे स्मॉल बिजनेसमैन हैं, रिटेलर्स वगैरह, उनको अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो यहां पर ना एक बिजनेस ही दूसरे बिजनेस से प्रोडक्ट को परचेज या सेल करता है, दैट इज कॉल्ड एज B2B मॉडल, एंड इवेंचुअली वो रिटेलर अपने कस्टमर को बेचेगा। तो ये इंडिया में जो क्लासिक एग्जांपल आज की तारीख में, द शेयर विच इज ट्रेडिंग सिग्निफिकेंटली अबव एट इट्स नॉर्मल वैल्यूएशन एक्सपेक्टेशन इज इंडिया मार्ट, जो बहुत ही ब्रिलियंट काम कर रहा है। इसको इंडिया का मिनी अलीबाबा भी आप बोल सकते हो। आइडियली वो सेमी कॉन्सेप्ट के ऊपर बिजनेस को क्रिएट किया गया, उस मॉडल को क्रिएट किया गया। तो इंडिया मार्ट इंडिया का इज वन ऑफ द बिगेस्ट B2B प्लेटफॉर्म है जो सिग्निफिकेंटली ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट वन इज C2C। आपको मालूम रहेगा एक जमाने में OLX करके आया था, जहां पर एक कस्टमर ही दूसरे कस्टमर को, मतलब बेसिकली यहां पर डायरेक्टली बिजनेस का कोई रेलेवेंस नहीं रहेगा। आपके घर में जो यूज प्रोडक्ट्स हैं या जो आपके घर में यूज लेट्स से अनयूज प्रोडक्ट्स पड़े हैं, जो आप डायरेक्टली किसी कस्टमर को रीसेल करना चाहते हैं, उसको C2C मॉडल बोल सकते हैं। ओरिजिनली ये eBay से शुरुआत किया गया था, इंडिया के अंदर OLX काफी फेमस हुआ था। हालांकि यह मॉडल अप टू सम एक्सटेंट इंडिया में इतना ब्रिलियंट तरीके से पिकअप नहीं हुआ, एक पॉइंट के बाद कंट्रोल में आ गया, रुक गया, यहां पे ट्रैक्शन काफी रुक गया, क्योंकि द रीजन बीइंग द ट्रस्ट फैक्टर वाज बिकमिंग अ वेरी बिग क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स ने दूसरे कस्टमर्स को चीट करना शुरू कर दिया या बॉम्बार्डिंग करना शुरू कर दिया विद लॉट ऑफ क्वेरीज एंड आल्सो C2C मॉडल के अपने कुछ लिमिटेशंस है, बट डेफिनेटली इट वाज वन ऑफ इट्स काइंड। eBay स्टिल वर्किंग ब्रिलियंटली, इट वाज द ओरिजिनल मॉडल जो C2C कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो B2B, B2C एंड C2C, ये तीनों तो आपको सबसे अच्छे से मालूम रहेंगे। अब आगे वाला डिस्कस करते हैं। C2B मतलब क्या बोलते हैं?
कस्टमर्स कुछ प्लेटफॉर्म के थ्रू बिजनेसेस को अप्रोच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, आपको बैंक से कॉल तो रेगुलरली आते होंगे, बट आप अगर चाहते हो किसी प्लेटफॉर्म पे क्रेडिट कार्ड्स को एनालाइज करना, उसके बाद में सही कंपनी के क्रेडिट कार्ड को पिक करना, देन यू कैन रीच आउट टू द बैंक कि मेरे को आपका क्रेडिट कार्ड चाहिए। डू यू गेट माय पॉइंट? या अलग अलग पॉलिसीज को कंपेयर करना है, देन यू रीच आउट टू द कंपनी कि मेरे को ये वाला पॉलिसी परचेस करना है। सो दैट इज कॉल्ड एज C2B सिचुएशन, जहां पर एक कस्टमर एनालिसिस करके एक प्लेटफॉर्म के थ्रू फिर एक बिजनेस को अप्रोच कर सकता है। bankbazaar.com एक एग्जांपल है, बहुत सारे और ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहां पर आपको अच्छी रिव्यूज और एनालिसिस करके प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं, उसके बाद में आप चूज करते हो आपको प्रोडक्ट परचेस करना है या नहीं करना है। देखो, कंज्यूमर सेट प्राइसेस एंड कंपनीज बिड टू ऑफर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यहां पर कंज्यूमर बिजनेस को रीच आउट कर रहा है। नेक्स्ट वन, C2G, दैट इज कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। अब जो आने वाले तीनों चीजें है ना, वो बहुत ही ओपन एंडेड है, जनरल है, वेग भी है अप टू सम एक्सटेंट। मतलब सर, इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट के ऊपर आपको आइडियली सारे के सारे रिटर्न्स फाइलिंग के डेट्स हो गए, रिटर्न्स फाइल करने के बाद स्टेटस अपडेट्स वगैरह हो गया, वो सारा का सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। देन वी हैव गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, मतलब सर ई सेवाज टाइप के ऐप होते हैं जहां पर आइडियली आपको गवर्नमेंट आपके रिक्वेस्ट को फुलफिल करना चाहता है, आपको सारा इंफॉर्मेशन देना चाहता है। दैट कैन बी कॉल्ड एज गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। इवन जो हमारा कोविन ऐप है रिगार्डिंग योर वैक्सीनेशन, या आपका लेट्स से मोबाइल एप्लीकेशन टू ट्रैक हमारा जो आरोग्य सेतु ऐप हो गया, वो सब इंडायरेक्टली G2C कैटेगरी में आ सकता है। फिर जो हमारा लेट्स से GST का वेबसाइट हो गया, समझ रहे हो मेरा बात, B2G, जहां पर एक बिजनेस डायरेक्टली गवर्नमेंट से कम्युनिकेट करके बताएगा कि हमारा इस मंथ का ओवरऑल सप्लाईज का वैल्यू कितना है, मतलब प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का ओवरऑल वैल्यू कितना है, कितना हमारा ग्रॉस लेवल का वैल्यू है, कितना हमको GST पे करना चाहिए था, कितना हमने पे किया है, उस तरीके का इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। दैट कैन बी कॉल्ड एज बिजनेस टू गवर्नमेंट। यहां पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के वेबसाइट्स है जिसको सर ट्रेड एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग यूज किया जाता है। ठीक है, ये तीनों काफी वेग है मेरे हिसाब से, बहुत क्लियर नहीं है, इसे बनाने के लिए बना के दे दिया आपके सिलेबस के अंदर फॉर योर रेफरेंस। नाउ कम्स द डिजिटल पेमेंट पार्ट। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट था डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस, ये पहले इंक्लूडेड नहीं था आपके सिलेबस में, इंपॉर्टेंट है। ये जो ई बिजनेस मॉडल्स आप एक बार रीड कर सकते हो, MCQ क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन, डिजिटल पेमेंट के मेथड्स के अंदर कुछ एडिशनल मेथड्स ऐड किए हैं। हमने बाकी सारे पढ़े ही होंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आई बैंकिंग सब पढ़ा था, समझ रहे हो मेरे बात। अब कुछ दो एडिशनल मेथड्स को यूज किया। नंबर वन, मोबाइल बैंकिंग। आइडियली आई बैंकिंग का ही नेक्स्ट वर्जन जो है मोबाइल बैंकिंग है। बेसिकली यूजिंग अ मोबाइल एप्लीकेशन आप अपने सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, ट्रांसफरिंग फंड्स टू अनदर अकाउंट, आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का पिन चेंज कर सकते हो, वो सब कुछ मोबाइल बैंकिंग है। आई डोंट थिंक कुछ कॉम्प्लिकेटेड है इसके अंदर। उन्होंने आई बैंकिंग तक आपके सिलेबस में इंक्लूड किया था, फिर समझा कि आई बैंकिंग से ज्यादा मोबाइल बैंकिंग यूज होता है तो उसको नेक्स्ट इंक्लूड कर दिया। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, क्रिप्टो करेंसी। इंपॉर्टेंट मार्क करना, यहां पर जरूर एक क्वेश्चन आ सकता है। नाउ आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर, अक्रॉस द वर्ल्ड पीपल आर गोइंग गंगो एंड क्रेजी अबाउट क्रिप्टो करेंसीज। बिटकॉइन आपको मालूम रहेगा, इथीरियम है, लाइट कॉइन है, रिपल है, डॉज कॉइन है जो इलोन मस्क सपोर्ट करते हैं। आई हैव नो क्लू व्हाई, ही इज जस्ट according to me, once upon a time when Harshad Mehta did try some manipulation, people were completely behind him, and here people are just praising Elon Musk day by day, and he's just supporting manipulation in the crypto world. Yes, I'm not saying कि crypto is not great, but then the disadvantages and the cons of crypto are far more, number in list comparatively than the pros part. एनीवेज, मेरा अभी पॉइंट आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में ज्ञान देने का नहीं है, सिर्फ क्रिप्टो करेंसी कॉन्सेप्ट क्या है। तो बेसिकली क्रिप्टोग्राफी एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज यूजिंग कोडिंग for solving a problem or using code to hide a information. That technique can be used for online transactions. ये डार्क वेब पे सबसे ज्यादा एक्सचेंज ऑफ मनी के लिए यूज किए गए करेंसीज हैं क्रिप्टो करेंसीज। आज की तारीख के अंदर बिटकॉइन पे आप ट्रेड कर सकते हो विद इन इंडिया ऑल्सो। यस, देयर आर रेस्ट्रिक्शंस पुट बाय द इंडियन गवर्नमेंट, बट स्टिल देयर आर ऑपरेटर्स जो सपोर्ट करते हैं इसको। यूएस के अंदर कुछ स्टॉक मार्केट्स के अंदर ऑलरेडी ये लिस्टेड है जहां पर आप ऑफिशियली बाय और सेल कर सकते हो बिटकॉइन को, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर क्रिप्टो करेंसीज एज वेल। ठीक है, अभी के लिए यहां पे आते हैं, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं कि आपको एग्जाम में क्या लिखना है। इट इज अनदर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड जो सर स्टेडीली ग्रो कर रहा है इन पॉपुलैरिटी। टेस्ला ने तो स्टार्टिंग में बोला था दैट नाउ यू कैन बाय अ टेस्ला कार यूजिंग अ बिटकॉइन। सडनली few days back he said no, since Elon Musk finally realized after a lot of years that it is against the climate, against the global warming, it's against the environment, क्योंकि एक बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी को जनरेट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी का कंजम्पशन होता है। फाइनली उनको समझ में आया। आई थिंक इतने बड़े आदमी ने थोड़ा पहले रिसर्च कर लेना चाहिए था। आई नो आई हैव नो कैपेबिलिटी और नो ऑडेसिटी टू क्वेश्चन हिज इंटेलेक्ट
Do you get my point? But I found this pretty stupid that once when he wanted, he kept writing about cryptocurrency. He allowed even buying, a car using a Bitcoin. Suddenly, after a few days, he realizes, no, it is not great. Do you get my point? It looks like a pure manipulation. Tesla ने officially Bitcoin purchase किया था, some $1.5 billion का approximately. It's very difficult to comment on. But yes, there is a lot of content on web जो इसके pros के अंदर जो support में भी है और negative के अंदर भी है. Anyways, a cryptocurrency is a medium of exchange wherein records of individual coin ownership are stored in a computerized database. कोई central authority नहीं है यहाँ पे. Ideally किसी को पता ही नहीं चलता है. जैसे banks के अंदर हमको at least track तो है ना, that who is sending money to whom. There is a KYC base for every document. यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है. Cryptography technique के through ideally आप transactions करते हो एक दूसरे के साथ में. कोई record नहीं होता. Record है आपके statement के अंदर, but the KYC and the person उसको trace करना बहुत मुश्किल है, because ये code के अंदर encrypted रहता है. समझ रहे हो? The strong cryptography makes it impossible to counterfeit or double spend. Obviously double time use नहीं हो पाएगा, एक coin एक ही बार में use हो पाएगा 100%. Most importantly, it is used as a digital money which does not involve any physical coin. Obviously, it can be used for making quick payments without any transaction fees. Definitely possible है, मैं disagree नहीं करूंगा. Rather, I'll tell you, जो दुनिया के बहुत बड़े investment banks है, like Goldman Sachs and all, उन्होंने भी starting में criticize किया था, अब वो भी support करना शुरू कर चुके हैं. तो people are changing their perspective towards this. It's very difficult to comment on it as of now. Whether you should invest in this or not, purely at your risk. It's a disclaimer. We really don't understand something, and I always say, if you don't understand something, don't put your money on that. Ideally. Next, the first cryptocurrency, the most difficult one, MCQ में पूछना नीचे ICI ने, was launched in 2009. Okay, it was Bitcoin obviously, and after that we have lot of coins. अब तो आप investing.com पे जाओ, cryptocurrency का अलग ही पूरा का पूरा एक segment है, वहां पे जाओगे आपको hundreds of cryptocurrencies मिल जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट कम्स द कार्ड्स में हमने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पहले से पढ़ा हुआ है. एक स्मार्ट कार्ड करके कॉन्सेप्ट रहता है. नाउ लेट मी गिव 2-3 एग्जांपल. जो हमारे फॉर एग्जांपल हम फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं, इंडिया के बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास फॉरेन करेंसी कैरी करने के लिए फॉरेक्स कार्ड रहता है. वो भी एक एग्जांपल है स्मार्ट कार्ड का. मतलब आपके डायरेक्टली अकाउंट से कनेक्टेड नहीं होता है, आप चाहो तो उसको कनेक्ट भी कर सकते हो, बट फॉरेक्स कार्ड आप नॉर्मली पेमेंट करके चेक के थ्रू भी फॉरेक्स कार्ड जनरेट करवा सकते हो. इट्स लाइक अ स्मार्ट कार्ड विच एक्ट्स लाइक अ डेबिट कार्ड और अ क्रेडिट कार्ड. आइडियली नॉर्मली पैसा और इंफॉर्मेशन स्टोर करता है आपके लिए. आप उसको रिचार्ज भी कर सकते हो इफ रिक्वायर्ड, बट सर ये डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड हो जरूरी नहीं है. इवन गिफ्ट कार्ड्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल एमएक्स आपने सुना होगा, एमएक्स के क्रेडिट कार्ड्स आते हैं, एमएक्स के गिफ्ट कार्ड्स भी आते हैं. तो फॉर एग्जांपल हम हमारे एम्प्लॉइज को इन ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने अच्छा परफॉर्म वगैरह किया है, तो $100 का $500 का गिफ्ट कार्ड दे सकते हैं. वो भी एक तरीके का स्मार्ट कार्ड है. डायरेक्टली यूज करो जब तक बैलेंस रहेगा. वंस बैलेंस इज ओवर आप उस कार्ड को फेंक सकते हो. या कुछ रिचार्जेबल वाले होते हैं तो आप पे करके in their respective offices उस कार्ड को रिचार्ज भी कर सकते हो. बात समझ में आया क्या? So it is like a prepaid card similar to credit card and debit card in appearance, but it has a small microprocessor chip embedded in it. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दीज कंबाइन द एडवांटेजेस ऑफ बोथ डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड. क्योंकि सर ये किसी को भी एक्सेसिबल बन सकता है, कोई क्रेडिट रेटिंग वगैरह का जरूरत नहीं है. क्रेडिट कार्ड इशू करना बहुत लंबा प्रोसेस है, स्मार्ट कार्ड बहुत इजीली मिल सकता है. फॉरेक्स कार्ड आपको बहुत इजीली मिलेगा. बैंक में जाओ, एप्लीकेशन भर के दो, चेक से पेमेंट करो, वो फॉरेक्स कार्ड आपको दे देगा. जो करेंसी आपको चाहिए, यूएसडी चाहिए, यूरो चाहिए, वो लोड करके आपको मिल जाएगा. दीज आर नॉट लिंक्ड टू एनी बैंक अकाउंट्स, क्योंकि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड प्योरली बैंक अकाउंट से लिंक्ड होते हैं. फॉरेक्स कार्ड भी आप लिंक कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते हो. ठीक है. इट इज ऑल्सो यूज्ड टू स्टोर money which is reduced as per usage. Visa cards एग्जांपल है, Mondex अलग कार्ड्स के एग्जांपल है. बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं यार, मतलब जो एज अ स्मार्ट कार्ड एक्ट करते हैं, उनको आप यूज करो. जितना उसका बैलेंस है उसको आप यूज कर सकते हो, बाद में छोड़ सकते हो. या अदर इवन आई टेल यू, टाटा स्काई वगैरह का रिचार्ज करने के लिए एक जमाने में स्मार्ट कार्ड ही आता था. रिचार्ज का जो कार्ड आता था वो भी एक कैटेगरी का एग्जांपल था स्मार्ट कार्ड का. अब उसका थोड़ा डेफिनेशन चेंज हो गया है, यूसेज बदल गया है. The smart card holder has to load money onto the card by paying cash or through transfer from his or her account. After loading that card, आप उस कार्ड को जिस भी पर्पस के लिए चाहो यूज कर सकते हो. अभी क्लियर? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. देखो ये जो डिजिटल पेमेंट वाला पार्ट है वो तो मेरे को लगता है बहुत ही सिंपल है. कुछ एडिशनल चीजें इसलिए बस आपको बता रहा हूं. ठीक है. नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ डिजिटल पेमेंट्स. बहुत सारे एडवांटेजेस थे, दो एडिशनल एडवांटेज को ऐड किया है. सर आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा एज अ बिजनेस. फॉर एग्जांपल, अगर कंज्यूमर्स चाहते हैं कैश पेमेंट नहीं करना और अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आइडियली आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएंगे. रादर इवन इनकम टैक्स बेनिफिट दिया जा रहा है अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करते हो. तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है. प्लस एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, पेपर का इस्तेमाल सबसे कम होगा, पेपरलेस ट्रांजैक्शन है. ये एडिशनल एडवांटेजेस है, बाकी आपके मॉड्यूल्स में ऑलरेडी दिया हुआ है. ड्रॉबैक्स, सबसे पहला चीज
डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन, आपने सुना होगा कि यूएस के अंदर इफ यू हैव अ क्रेडिट कार्ड का पिक्चर यू कैन डू अ ट्रांजैक्शन, यू डोंट इवन नीड द फिजिकल कार्ड, कोई ओटीपी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं होता है, यू हैव अ ओटीपी कॉन्सेप्ट, आपके पास सीवीवी पिन करके भी रहता है, आप एडिशनल 3D सिक्योर पिन भी डाल सकते हो, ये सब ऑप्शंस है इंडिया के अंदर। बट हाँ, वंस अ ट्रांजैक्शन इज डन और लेट्स से फ्रॉडुलेंट तरीके से ट्रांजैक्शन किया है, साइबर क्राइम इज इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंटली, तो आइडियली वो रिवर्स बैक करवाना, बैंक से वापस पैसा लेना बहुत मुश्किल काम है। डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शंस को रिकवर करवाना काफी चैलेंज वाला काम होता है। इंक्रीज बिजनेस कॉस्ट ये लोग बोलते हैं, क्योंकि अगर आपको डिजिटल पेमेंट्स सिक्योर तरीके से ऑब्टेन कर रहे हैं तो आपको रेजर पे वगैरह तरह जो हमारे पेमेंट बैंक्स होते हैं उनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, अप टू सम एक्सटेंट आपके वेबसाइट को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद दोस डिजिटल पेमेंट्स ताकि वो लोग पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप पैसा या कॉस्ट इनकर करते हो टू स्टार्टअप दैट पर्टिकुलर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ताकि आपको सिस्टम क्रिएट किया जाए। एंड सर इंटरनेट एक्सेस कंपल्सरी चाहिए, बिना इंटरनेट एक्सेस के ट्रांजैक्शन नहीं हो सकते हैं, तो वो एक लिमिटेशन है। तो जो हमारे जो ड्रॉबैक्स थे वही यहां पर इनडायरेक्टली लिखे हुए हैं। बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग, चलो नेक्स्ट वन है बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। बहुत सिंपल है, मोबाइल कंप्यूटिंग के बारे में डिटेल में पहले भी डिस्कस किया था एंड कुछ बेनिफिट्स हमने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं। मोबाइल कंप्यूटिंग इज बेसिकली इन सिंपल टर्म्स there is no restriction of location, there is no restriction with you that you have to sit at one specific place and then only you can execute or do something. For example, in this COVID-19 time we could not go to our offices but we all worked from home. Rather, work from home ka culture in India now it's here to stay. Rather, it was not appreciated in Indian companies over a period of last 5-7 years. People used to criticize it like anything, but look at the performance of a lot of IT companies and consulting firms in last 1 year. Rather, they had a brilliant better operating margins because their cost came down significantly ideally. तो मोबाइल कंप्यूटिंग बोलता है कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एक यूजर बिना कोई लोकेशन के रेस्ट्रिक्शन के कहीं से भी बैठ के रिमोट लोकेशन से काम कर सकता है। Rather, you'll be shocked. Lot of people even went to hilly areas, they stayed there for a month or two and they worked from there. People have done that as well. So see, it has enabled the user to work from anywhere as long as they are connected to a good network. Rather, good internet connectivity has become the essential part to anyone anywhere. Like for example, you have attended your lectures also over a period of last 1.5 year at home itself. That is also another example. Okay? A user work without being in a fixed position. There is a greater flexibility in working. Next, देखो, it has reduced the traveling time. Rather, people did not travel at all in last 1.5 year. They all worked at home, work from home only. So can I say, आपका location का जो problem है, जो limitation वो खत्म हो जाएगा, जो आपका time आप waste कर रहे थे during the traveling part. Let's say people used to spend 2 hours. Even in US it's very common. जो residential area है and जो downtown है where the actual offices are there, वहाँ पे difference काफी होता है. People drive for like 1.5-2 hours one side on a daily basis. वो सब खत्म हो जाएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा. आपका ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है significantly बढ़ेगा because आप सिर्फ काम पे फोकस कर सकते हो. आपका जो restriction है मुझे कब ट्रैवल करना है, कब जाना है, that all gone down. Next, mobile computing enables organization to improve the services offered to its customer. Obviously, आप wireless payment करने का ऑप्शन दे सकते हो. इन सिंपल टर्म्स ओवरऑल उनके लिए बहुत कन्वीनियंस बढ़ गया है. इंफॉर्मेशन फ्लो काफी इजीली बढ़ गया है. मैनेजमेंट के लिए भी इफेक्टिवनेस बढ़ गया है. लोगों को पता है मैनेजमेंट कैन कंट्रोल किसने कितना काम किया, कहां कैसे, बिकॉज अल्टीमेटली इवन मैनेजमेंट इज टेक्निकली प्रेजेंट एवरीवेयर. ओमनी प्रेजेंट कॉन्सेप्ट हो गया है. नेक्स्ट वन, इट enables excellent communication between people. It also ensures कि आपका जो वर्क फोर्स है वो रिमोट एक्सेस कर सकता है सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स का, कॉन्ट्रैक्ट्स का विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. ऑब्वियसली यहां पर थोड़ा सा एक कंसर्न आता है, व्हाट अबाउट द आईटी सिक्योरिटी, व्हाट अबाउट द कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच ऑफ प्रॉब्लम्स एंड ऑल. वो प्रॉब्लम्स है, उसको अगर सॉल्व कर दिया जाए, उसको अगर साइड में रखा जाए, तो सर आपको मोबाइल कंप्यूटिंग के एडवांटेजेस बहुत ब्रिलियंट मिलेंगे. ये बिल्कुल सिंपल आपको बता रहा है कि रियल लाइफ में जो आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया लास्ट 1.5 साल का, वही एडवांटेजेस आपको लिख करके देना है. कुछ बहुत ही ग्रेट नहीं है अकॉर्डिंग टू मी. एक बार स्पेंड कर सकते हो 5 मिनट और आप पढ़ सकते हो फटाफट से. नेक्स्ट वन, ग्रीन आईटी सिक्योरिटी सर्विसेज एंड चैलेंजेस. अब ढंग से सुनना, यहां ग्रीन वर्ड को कट कर दो. लुक एट दिस वर्ड
IT security services. That means having a great IT infrastructure in place ताकि e-commerce transactions को आप एक secured environment provide कर सकते हो। समझ रहे हो मेरा बात? अब ये क्या बोल रहा है, जो आपका IT इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा रिसोर्सेस कंज्यूम करता है, इनडायरेक्टली ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करता है, तो क्यों ना एक कॉन्सेप्ट को ऐड किया जाए, दैट इज कॉल्ड एज ग्रीन आईटी सिक्योरिटी। मतलब जो आपका एग्जिस्टिंग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपका एग्जिस्टिंग आईटी, मतलब जो आप कंप्यूटिंग रिसोर्सेज यूज कर रहे हो अक्रॉस योर ऑर्गेनाइजेशन टू कीप योर ई बिजनेस और ई कॉमर्स बिजनेस रनिंग इन ए सिक्योर्ड वे, वो जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है क्यों ना उसको पूरा का पूरा रीथिंक किया जाए, रीडिजाइन किया जाए, रीप्लान किया जाए। अगर आप खुद नहीं कर सकते हो, टेक द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी कंसल्टेंट्स। वो लोग आपको हेल्प करेंगे कि शायद आपके इस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सा अगर पैसा खर्च करके अलग तरीके से रिडिजाइन करेंगे तो शायद हम जो ग्रीन कंप्यूटिंग है उसको सपोर्ट कर पाएंगे। मतलब यूजिंग दोज कंप्यूटिंग रिसोर्सेस जो कम से कम पावर कंज्यूम करते हैं बट आपको सेम लेवल का सिक्योर्ड एनवायरमेंट क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। तो ये बोल रहा है ग्रीन आईटी सिक्योरिटी सर्विसेज। तो आपको किस तरीके से, अब देखो छोटे ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट नहीं करने वाले। फॉर एग्जांपल जो ह्यूज डेटा सेंटर्स है, मैं आपको पहले ही बताया था, डेटा सेंटर्स को अब वो लोग यूरोपियन रीजन के अंदर जहां पर ठंड बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज ये हीट बहुत जनरेट करते हैं डेटा सेंटर्स। समझ रहे हो मेरा बात? तो इन डेटा सेंटर्स को, डेटा वेयरहाउसेस को उन रीजन में स्टैब्लिश किया जा रहा है जहां पर ऑलरेडी ठंड बहुत ज्यादा है, ताकि जो हीट जनरेट भी होगा ना तब भी कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा वहां पर के लोगों के अंदर। समझ रहे हो क्या मेरा बात? तो ये ग्रीन आईटी को सपोर्ट करने के लिए एक यू कैन से इनिशिएटिव है, एक स्टेप है। उसी तरीके से कॉन्सेप्ट आपको क्या बोल रहा है, एज अ ऑर्गेनाइजेशन मे बी गेट अ सेट ऑफ पीपल, गेट अ थर्ड पार्टी कंसल्टेंट जो आपको शायद ये गाइड कर पाएगा कि कैसे आप अपने एग्जिस्टिंग आईटी सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को रीवैम्प करके ग्रीन कंप्यूटिंग को सपोर्ट कर सकते हो, ताकि रिसोर्स का कंजम्पशन कम से कम होगा। अब क्या हो रहा है, अक्रॉस द वर्ल्ड पीपल वांट टू रिव्यू अ कंपनी। नॉट, आपको याद है मैंने बताया था प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट द ओनली ऑप्शन। याद है क्या? प्रॉफिटेबिलिटी इज पीपल, प्रॉफिटेबिलिटी इज वन पी, पीपल इज सेकंड पी, एंड थर्ड वन इज प्लैनेट। याद है क्या? 3P कॉन्सेप्ट था। समझ रहे हो मेरा बात? मतलब सर ट्रिपल बॉटम लाइन, डोंट जस्ट फोकस ओनली ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी और द रेस्पॉन्स टुवर्ड्स पीपल। आपने कोविड 19 के टाइम पे लोगों को हेल्प किया एंड ऑल, बट एट द सेम टाइम आप प्लैनेट को भी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन दे रहे हो क्या? तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ESG, that is called as ethical and social governance। मतलब एज अ ऑर्गेनाइजेशन आप किन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हो, क्या इससे ओवरऑल जो हमारा क्लाइमेटिक डिसरप्शन है वो बढ़ेगा, कम होगा, ग्लोबल कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करने का ट्राई कर रहे हो, किस तरीके से आपका ये अप्रोच है, ये चीज को सपोर्ट करने के लिए ग्रीन आईटी सिक्योरिटी सर्विसेज कॉन्सेप्ट लाया गया दुनिया के अंदर। मतलब जो हमारा आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रीवैम्प किया जाए, रीडिजाइन किया जाए, ताकि हम ग्रीन एस्पेक्ट उसमें ऐड करें। मतलब सर कम से कम एनवायरमेंट को डैमेज होना चाहिए, अच्छा क्वालिटी का कंप्यूटिंग रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो। हाँ ओरिजिनली स्टार्टिंग में शायद कॉस्ट बढ़ेगा, बट इवेंचुअली आपको पता है ना, एसी का ऐड आता तो क्या बोलता है, 5 स्टार एसी लेना चाहिए, 5 स्टार एसी, आप 5 स्टार फ्रिज लेना चाहिए आपने, क्योंकि वो रिसोर्स इतना कम कंज्यूम करेगा कि ओवरऑल शायद अभी आप पैसा ज्यादा पे कर रहे हो बट इलेक्ट्रिसिटी बिल आप ज्यादा सेव करने वाले हो कंपेरेटिवली। डू यू गेट माय पॉइंट? यही कॉन्सेप्ट है फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देखो The objective of green security is to evaluate कि जो हमारा actual security mechanism है वो कितना energy consume कर रहा है और क्या हम नया mechanism create कर सकते हैं ताकि इस energy cost को significantly reduce किया जाए। Obviously बहुत सारे challenges रहेंगे, इतना आसान नहीं रहेगा क्योंकि ये products को अभी भी दुनिया के अंदर acceptability नहीं आया है इतना, बहुत कम organizations इनको support करते हैं। But sir अगर ढंग से administer किया और green computing technology को support किया तो overall ये बहुत cost efficient and lucrative services का solution, मतलब देयर आर थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स जो आपको बेस्ट से बेस्ट तरीके से कम प्राइस के अंदर ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आइडियली आपको यहाँ पे थर्ड पार्टी कंसल्टेंट्स का हेल्प लेना पड़ेगा ताकि हमारा ओवरऑल कंज्यूमर का एनर्जी सेविंग बढ़ेगा, ईएसजी में आपके रेटिंग्स एंड रिव्यूज अच्छे होंगे। हाँ हालांकि हम मानते हैं आने वाले टाइम के अंदर ये सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा, बट अभी के लिए दिस इज मोर लाइक अ इंट्रोडक्टरी स्टेज। आने वाले टाइम में इंडिया के अंदर, ग्लोबली यूरोप के अंदर ये काफी कॉमन है, इंडिया एंड चाइना में अभी भी ये बहुत रेडिमेंट्री और बेसिक स्टेज के ऊपर है। पर देखो इट प्रेजेंट्स लॉट ऑफ बेनिफिट्स टू द क्लाइंट, हाउ टू इवैल्यूएट अ क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे ग्रीन टेक्नोलॉजी को अकोमोडेट किया जाए और इस वाइटल इशू को कैसे सॉल्व किया जाए। अभी भी काफी एक्सटेंट का लर्निंग बाकी है, सिर्फ अभी शुरुआत हुआ है। दिस इज समथिंग विच इज द नेक्स्ट 5 ईयर और 10 ईयर गेम प्लान अकॉर्डिंग टू मी। दैट इज योर ग्रीन आईटी सिक्योरिटी सर्विसेज एंड चैलेंजेस। क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो और कैसे उसको सॉल्व करने के बारे में सोचना चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग अनफॉर्चुनेटली बहुत ही
बेसिक कैटेगरी कंटेंट लिख करके दिया है, ईएसजी वर्ड तक मेंशन नहीं किया है। डू यू गेट माय पॉइंट? क्लैरिटी भी नहीं है ग्रीन कंप्यूटिंग के बारे में ढंग से डिटेल के अंदर, बहुत ही बेसिक तरीके से लिख करके दिया। मैं काफी अनहैप्पी हूं इसके रिगार्डिंग, बट अगर आप चाहोगे आईटीसी का एनुअल रिपोर्ट पढ़ो, कैसे वो कार्बन न्यूट्रल हो चुका है और आने वाले टाइम के अंदर कार्बन फ्री हो जाएगा पूरा का पूरा, उस तरीके का कंटेंट आप पढ़ो, प्रॉब्लम आपको समझ में आएगा व्हाट आई एम रियली टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट, पर्टिनेंट इश्यूज रिलेटेड टू क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स है जो दुनिया के अंदर आज लोग फेस कर रहे हैं, मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। दिस कैन बी अ गुड 4 और 5 मार्क क्वेश्चन। पहला वाला देखो, थ्रेशोल्ड पॉलिसी। मतलब सर क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब हमारे लिए क्या? गूगल ड्राइव भी एक एग्जांपल है क्लाउड कंप्यूटिंग का। जो भी हमारे आसपास SaaS है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जो आपको डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो क्लास प्रो के अंदर हम आपके एडमिशन के डिटेल को एंटर करते हैं, जो बायोमेट्रिक डिवाइस के थ्रू हम आपका अटेंडेंस लेते हैं, फिर दोनों को कनेक्ट करते हैं, वो सब हमारे लिए क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग के क्लासिक एग्जांपल्स है। गूगल ड्राइव एक क्लासिक एग्जांपल है क्लाउड कंप्यूटिंग का। इवन यूट्यूब, जहां पर आप अपने कंटेंट को अपलोड कर सकते हो और लोगों तक पहुंचा सकते हो, वो भी एक क्लासिक एग्जांपल है। बट सर कुछ इश्यूज हैं इसके साथ में। नंबर 1, थ्रेशोल्ड पॉलिसी। मतलब सर देयर इज अ लैक ऑफ क्लैरिटी। क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया में प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली सर्विस प्रोवाइडर से क्या एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए और सर्विस रिसीवर को क्या क्या दिमाग में रखना चाहिए। ये जो एक देयर इज समथिंग कॉल्ड एज SLA, सर्विस लेवल अग्रीमेंट, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर सर्विस प्रोवाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्विस रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से डूज एंड डोंट्स लिखे होते हैं। उसके अलावा कोई भी क्लैरिटी नहीं होता है क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया के अंदर। तो ये एक प्रॉब्लम है जो डेफिनेटली अक्रॉस द वर्ल्ड हम सब लोग फेस कर रहे हैं, बिकॉज वी ऑप्ट फॉर अ सर्विस एंड देन व्हेन वी रिसीव द सर्विस हमारा एक्सपेक्टेशन कुछ और होता है और रियलिटी कुछ और होती है। हालांकि लोग इसको सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं। नाउअडेज SLAs को बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से डिजाइन किया जाता है। पीपल पहले से ही क्लैरिटी देते हैं आपको कि आपने क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और आपको क्या मिलने वाला है। तो देखो, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्लीमेंटिंग थ्रेशोल्ड पॉलिसी इज टू इन्फॉर्म क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस कंज्यूमर्स एंड प्रोवाइडर्स व्हाट दे शुड डू। क्वाइट ऑफन दिस पॉलिसी डजंट एग्जिस्ट। नॉर्मली सिर्फ SLAs होते हैं, वो भी क्लियर तरीके से नहीं होते हैं। SLAs आर, आपको याद है क्या SLA? सर्विस लेवल अग्रीमेंट्स, मतलब किस तरीके का सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा उसके प्रॉपर अग्रीमेंट्स रहते हैं। देखो, अ केयरफुली ड्राफ्टेड थ्रेशोल्ड पॉलिसी अलाउ करेगा कि सर कंज्यूमर्स को और प्रोवाइडर्स को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगा और जो लैक ऑफ क्लैरिटी है वो खत्म कर दिया जाएगा। तो सर यहां पर इश्यूज के बारे में डिस्कस करने वाले, थ्रेशोल्ड पॉलिसी एक सबसे कॉमन इशू है। दूसरा, इंटरऑपरेबिलिटी। ये प्रॉब्लम हमने भी फेस किया था। तो एडमिशन के रिगार्डिंग लेट्स से हमने क्लास प्रो करके एक SaaS है, सॉफ्टवेयर सर्विस को यूज कर लिया, बट अटेंडेंस के लिए जो हमारा बायोमेट्रिक डिवाइस था, वो जो SaaS है वो इसके साथ में मर्ज नहीं हो रहा था। मतलब दोनों अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स है, तो अगर उन दोनों को मैं कोलैबोरेट करना चाहूंगा, मर्ज करना चाहूंगा, दोनों को साथ में यूज करना चाहूंगा, देयर आर रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि हर किसी ने अपना जो इकोसिस्टम है अलग तरीके से बना के रखा है। लाइक फॉर एग्जांपल द सेम प्रॉब्लम व्हाट यू ऑल फेस विद एंड्रॉइड एंड iOS, कि अगर आप दोनों को एक दूसरे को इंटर ऑपरेट करना चाहें, साथ साथ में चेंज करना चाहे, स्विच करना चाहे, switching is not easy. Android to Android very simple, iOS to iOS very simple. The same way here also the SaaS, the cloud computing models are designed in such a way, वो अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से बनाते हैं कि दूसरे वाले का इंफ्रास्ट्रक्चर उसको कनेक्ट करना काफी मुश्किल होता है। हालांकि लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आया, इसको रिजॉल्व करने के लिए काफी स्टेप्स लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट, हिडन कॉस्ट। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यार। कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जो है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइडर, वो कोई ना कोई तरीके से आपको हिडन कॉस्ट लगाता ही है। फॉर एग्जांपल ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस। फॉर एग्जांपल इवन बैंक है आज की तारीख में, आई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज के लिए भी उन्होंने बहुत सारे चार्जेस आपको लगाए थे एडिशनली। बाद में RBI ने गाइडलाइंस जारी किए, रेस्ट्रिक्शंस लगाए। बट यस, क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, देयर इज ऑलवेज हिडन कॉस्ट व्हिच मे नॉट बी विजिबल टू यू इजीली। अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर हो सकता है जो SaaS आपको दिख रहा है। फॉर एग्जांपल जो हम लोग आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्ले करने के लिए सॉफ्टवेयर देते हैं आइडियली, जो हमको स्टार्टिंग में डैशबोर्ड दिखाते हैं और जो एक्चुअली यूजर प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कभी कभी दोनों पिक्चर समझ में नहीं आती, बिकॉज हम सोचते हैं फ्रॉम अ डैशबोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू और एक यूजर एक्चुअली क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कभी कभी वहां पे लैक ऑफ क्लैरिटी होता है। इसीलिए पहले ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना चाहिए बिफोर यू इशू टू योर कंज्यूमर्स। दैट इज अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। सिक्योरिटी इश्यूज, ये पूरे आईटी एनवायरनमेंट का सबसे बिगेस्ट चैलेंज है यार। मतलब सर अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करोगे, आपका डेटा सर्वर पे रहेगा, डेटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। अरे जब ड्रॉपबॉक्स कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, फेसबुक कॉम्प्रोमाइज होता है, तो इवन गूगल पासवर्ड्स कैन गेट कॉम्प्रोमाइज। और आइडियली थर्ड पार्टी जो SaaS या सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइडर है, वहां पर भी ये प्रॉब्लम आपको फेस किया जा सकता है। तो सिक्योरिटी कंसर्न इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग चैलेंज। यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो गया, डेटा ब्रीच हो गया, आपका सेंसिटिव पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है वो ब्रीच हो सकता है, ये कंसर्न रहने वाला है।
लीगल इश्यूज, क्योंकि बहुत सारे डेटा प्राइवेसी लॉज हैं, डेटा सिक्योरिटी लॉज हैं, एंड वो काफी इतने डिटेल में बनाए हैं कि सर अभी भी लोगों के पास में सही में आपको, फॉर एग्जांपल मुझे बताओ, जब भी आप कोई नया ऐप डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करते हो, वो आपको पूछता है ना, डू यू वांट टू गिव अस द एक्सेस ऑफ दिस। आज भी जो टर्म्स एंड कंडीशन है किसी ने बैठ के पढ़े नहीं है, बिकॉज वो इतने डिटेल में बनाए जाते हैं, शायद एक नॉर्मल यूजर या लेमैन के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है पढ़ना। एंड सर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन क्लाउड, ये बोलता है जब आप एक नया कोई मोबाइल एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हो क्लाउड के अंदर, तो क्लाउड के प्लेटफॉर्म में जो बदलाव आता है उसका इंपैक्ट आपके, फॉर एग्जांपल हमने wix.com यूज किया वेबसाइट डेवलप करने के लिए। अब अगर wix सपोर्ट नहीं करता है कोई एक लेट्स से पेमेंट बैंक को, डू यू गेट माय पॉइंट, फॉर एग्जांपल पेपाल ही सपोर्ट करता है, पर पेपाल इन इंडिया प्रोवाइड्स अ पैथेटिक सर्विस, तो कहना इसे मैंने वेबसाइट बना लिया बट आई फॉरगॉट टू चेक कि आइडियली वो डिजिटल पेमेंट्स के लिए, मतलब मोबाइल पेमेंट्स के लिए कौन कौन से पेमेंट बैंक्स को ऑथराइज तरीके से यूज करना अलाउ करता है। तो उन्होंने पहले रेजर पे को अलाउ नहीं किया था। इंडिया में रेजर पे काफी स्मूथ है, सिंपल है, बट दे डिड नॉट अलाउ दैट। तो कैन आई से वी वर फोर्स्ड टू यूज पेपाल, बट देन जैसे ही इवेंचुअली विक्स ने रेजर पे के साथ कोलैबोरेशन किया, स्ट्रेटेजिक अलायंस किया, नाउ थिंग्स आर चेंजिंग एंड इवन पेपाल इज गोइंग डाउन द ड्रेन इन इंडिया, उसका रेवेन्यू काफी गिरते जा रहा है, रेजर पे स्पीकिंग ऑफ सिग्निफिकेंटली। तो इस तरीके के इश्यूज आप डेफिनेटली फेस कर सकते हो। एंड सर जो हमारे लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, क्योंकि आप एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना करके, फॉर एग्जांपल Amazon का आप सर्वर AWS आप यूज कर रहे हो ऑल, तो शायद प्रॉब्लम क्या है कि जो ओवरऑल एरर्स हैं, वो अगर एक छोटे बग्स भी आए ना, उनको हर एक स्मॉल लेवल तक सॉल्व करना काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर अभी भी ये स्मूथ सर्विस जो यूजर तक मिलने वाला जो प्रोसेस है, उसमें थोड़े हिंड्रेंसेस आ सकते हैं। मैं बोलूंगा यहां पर थ्रेशोल्ड पॉलिसी को मार्क करना एक अच्छा पॉइंट बन जाएगा। इंटरऑपरेबिलिटी की आपको जो स्विच करना है तो उसमें प्रॉब्लम आएगा, दैट इज नंबर 2। हिडन कॉस्ट नंबर 3 एंड इवन सिक्योरिटी इशू नंबर 4। ये 4 पॉइंट भी अगर आप याद रख लोगे फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मोर देन सफिशिएंट है। अंदर कंटेंट पढ़ना जो मैंने एक्सप्लेन किया एग्जैक्टली वैसा ही, और क्योंकि आपने क्लाउड कंप्यूटिंग इतना डिटेल में पढ़ा है, ये आपको बहुत ही सिंपल लगने वाला है, क्योंकि आपको नेगेटिव सोचने का है, क्या इश्यूज या प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं इन दी क्लाउड कंप्यूटिंग वर्ल्ड। नेक्स्ट, मशीन लर्निंग। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा है, मशीन लर्निंग पढ़ा है। मशीन लर्निंग मतलब it's a technology which helps or enables a machine to learn on its own। मैंने आपको IBM Watson का एग्जांपल दिया था। इन्होंने जो अमेंडमेंट दिया है वो दिया है कि एप्लीकेशन एरियाज क्या है, कहां मशीन लर्निंग देखने को मिलता है। आपने सुना होगा autonomous vehicles, that is self-driving cars. Tesla is one classic example. People are, Apple is also creating some, they've spent a lot of money in the self-driving car business. Then medical diagnosis in cancer research, मैंने IBM Watson का एग्जांपल दिया था। आप गेम खेलते हो ऑनलाइन, जहां पर आप कंप्यूटर के साथ में खेलते हो, तो कंप्यूटर आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो डिफिकल्टी लेवल है उसको चेंज करते जाता है ऑटोमेटिकली। सर्च इंजन आपके आज की तारीख में डेटा एनालिटिक्स पे काम करते हैं, जो आप सर्च कर रहे हो वही चीज आपको रेगुलरली और बेटर तरीके से दिखाते जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको बहुत सारा कंपनी से रिजल्ट्स पढ़ने का आता है, तो अगर आप गूगल न्यूज में भी देखोगे ना, आपको वो कंपनी के रिजल्ट से दिखाना शुरू कर देगा। तो इट्स अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ मशीन लर्निंग। फिर डिटेक्टिंग अनयूजुअल क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन, मैंने क्रेडिट का एग्जांपल दिया है। क्रेडिट करके एक मोबाइल ऐप है जो बहुत फेमस है, इट्स अ $1 बिलियन स्टार्टअप, जहां पर आप क्रेडिट कार्ड पेमेंट कर सकते हो। तो आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट के अंदर अगर कोई हिडन चार्जेस है, वो आसानी से खुद आइडेंटिफाई कर लेगा और आपको आइडेंटिफाई करके दिखाएगा। तो आपको सारा स्टेटमेंट्स पढ़ने का जरूरत नहीं है, हिडन चार्जेस वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है आपके लिए। समझ रहे हो? तो ये कुछ अलग अलग एग्जांपल्स है जहां मशीन लर्निंग का एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन है वही अप टू सम एक्सटेंट मशीन लर्निंग का है। तो मशीन लर्निंग इज अ technique which is, or a technology which is used in the artificial intelligence. AI is a broader word, machine learning is a part of it. Special laws governing e-commerce, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये पूरा सिलेबस में है आपके। मैं सिर्फ आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसका कुछ पार्ट चैप्टर 1 में, कुछ पार्ट चैप्टर 5 में था और कुछ पार्ट चैप्टर 4 में था। ये लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज किया, मतलब फॉर एग्जांपल जो हमारे ई कॉमर्स के ट्रांजैक्शंस है, वो आईटी एक्ट ने उसको लीगल सेंसिटी दिया है। मतलब सर अब उन ट्रांजैक्शन को लीगल ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट किया जाता है, ईमेल को एक लीगल एविडेंस एक्सेप्ट किया जाता है। ये सब मैंने आपको पढ़ाया है, ये सब कुछ एक पैराग्राफ फॉर्म में लिखा हुआ था, अब यहां पर पॉइंट्स के फॉर्म में दिया है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप स्पेंड कीजिएगा कुछ टाइम, इसको पढ़िएगा। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जो हमने ऑलरेडी चैप्टर 4 के अंदर डिस्कस किया था। द लास्ट वन, ट्रेंड्स इन ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स की वजह से क्या आपको नए ट्रेंड्स नजर आते हैं? बहुत सिंपल है, ये आपको थोड़ा सा अगर आपने सोशल मीडिया यूज किया बहुत इजीली समझ में आएगा। पहले वाला देखो, कंटेंट। एक जमाने में याद है क्या, फेसबुक वाज ऑल अबाउट स्टेटस अपडेट।
then it was all about pictures, then it was all about videos. Now for example on Instagram it's all about reels. तो can I say कंटेंट को जिस तरीके से ई कॉमर्स में बेचा जाता है उसका तरीका बदल गया है. पहले एक जमाने में इट यूज्ड टू बी प्योरली और स्टेटस अपडेट बेस्ड मार्केटिंग. नाउ इट इज पिक्चर बेस्ड, वीडियो बेस्ड, देन यू हैव आर्ट, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, एआर करके एग्जिस्ट करता है आज की तारीख के अंदर. तो ये नेक्स्ट लेवल है कि कंटेंट को किस तरीके से पैकेज करके बेचा जाता है, वहां पर ट्रेंड में सिग्निफिकेंट बदलाव है. देखो, द कंटेंट ऑफ द वेब शुड बी सच विच नॉट ओनली अट्रैक्ट्स द कस्टमर्स अटेंशन बट ऑल्सो हेल्प्स इन एंगेजिंग देम. मेरे को आपको बोलने का जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया अगर आप फॉलो करते हो आपको 100% समझ में आएगा कि कैसे कंटेंट को बेचना हैज चेंज सिग्निफिकेंटली. दूसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया फॉर अ बिजनेस. पूमा का बात कर लो, हर एक बड़े बिजनेस का बात कर लो, अमूल तक आज की तारीख में इंस्टाग्राम पे एक आपका पेज रन करता है. डू यू गेट माय पॉइंट? और सब लोगों ने पार्टनरशिप साइन करके रखे हैं विद लॉट ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स. वो लोग आसानी से अपने नए फोन के बारे में, नए प्रोडक्ट के बारे में अपने कस्टमर्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं. आज की तारीख में ऐसा माना जाता है जितना सक्सेसफुल आप टीवी के थ्रू पहले एक जमाने में एडवर्टाइजिंग कर सकते थे, उससे कहीं गुना ज्यादा इफेक्टिव तरीके से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू मार्केटिंग किया जा सकता है. मोबाइल कॉमर्स ये बता रहा है कि एक जमाने में पूरा वेब बेस्ड ट्रैफिक आता था. नाउ इट्स प्योरली मोबाइल बेस्ड ट्रैफिक. मोर देन 55% ऑनलाइन ट्रैफिक इज जनरेटेड फ्रॉम स्मार्टफोन्स एंड ट्रस्ट मी दिस नंबर विल कीप गोइंग अप टिल 75 to 80%. 100% नहीं हो पाएगा ऑब्वियसली, बट 75 to 80% आपको देखने को मिलेगा. बायोमेट्रिक, इवन फॉर एग्जांपल हमारा जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है वहां पर एक जमाने में आप पूरा यूजर आईडी पासवर्ड एंटर करते थे लॉगिन करने के लिए. नाउ योर फेस आईडी रिकॉग्निशन, योर फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन, कैन आई से बायोमेट्रिक इज डिफरेंट वेज बाय विच यू कैन एक्सेस और नॉट एक्सेस सर्टेन मोबाइल एप्लीकेशन. देखो यहाँ पे एग्जांपल मिलेगा. सीरियस सिक्योरिटी इश्यू सच एज हैकिंग, स्पैमिंग, ऑनलाइन फ्रॉड की प्रॉब्लम्स की वजह से और नए नए तरीके दिए गए हैं. जैसे फॉर एग्जांपल बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन. आपको मैंने याद है 2-वे ऑथेंटिकेशन दिखाया था. गूगल का एक ऑथेंटिकेटर का ऐप भी है कि आप सब कुछ है फिर भी आपको जो रियल टाइम बेसिस पे जो ओटीपी मिल रहा है उस ऐप के अंदर वही आप यूज करोगे तो ही उसके अंदर एक्सेस मिलेगा. देखो, फिंगरप्रिंट्स हो गया, पाम फेस हो गया, पाम हो गया, फेस रिकॉग्निशन हो गया, वॉइस रिकॉग्निशन हो गया, या कोई सिक्योरिटी इशू आपको एक कोई क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा तो ही आपको एक्सेस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा. ये सब कुछ ई कॉमर्स का पार्ट है. रादर क्रिप्टो करेंसीज के प्लेटफॉर्म जो कॉइन बेस है, जो लिस्टेड प्लेटफॉर्म है, वहां ट्रांजैक्शन करने के लिए तो आपको यूजर आईडी, पासवर्ड, ऑथेंटिकेटर, फिर आपको ईमेल के अंदर लेके जाएगा. जब आप ईमेल से ऑथेंटिकेट करोगे तब जाके आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो. मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द सेम एज मशीन लर्निंग. बेसिकली आपको चैट बॉट्स मिलेंगे हर वेबसाइट के ऊपर. अरे रिलायंस का अगर आपको राइट इशू के जो बचा पेमेंट करना है उसके लिए आपको चैट बॉट मिलेगा. जोमेटो पे चले जाओ, गो ऑन एनी वेबसाइट, यू विल फाइंड टॉक टू अस. आप हमसे बात करो तो बेसिक चैट बॉट है जहां पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स बाय डिफॉल्ट लिखे हुए हैं. आप जो क्वेश्चन पूछोगे आपको इमीडिएटली वो बाय डिफॉल्ट सेट आंसर्स जो दे दिए जाएंगे. इवन Amazon के वेबसाइट के ऊपर, फ्लिपकार्ट पे, एवरीवन इज यूजिंग दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द फॉर्म ऑफ चैट बॉट्स व्हिच इज वेरी वेरी कॉमन. लास्ट वन, प्रिडिक्टिव एनालिसिस. ब्रैकेट्स में लिखो डेटा एनालिटिक्स. ये मैंने आपको चैप्टर 3 में पढ़ाया है. डेटा एनालिटिक्स मतलब अब ना सही कस्टमर को सही प्रोडक्ट ही एडवर्टाइज करना है. इसके लिए एक्सट्रीम लेवल का प्रिडिक्टिव एनालिसिस होता है. मतलब वो आपके हर तरीके के बिहेवियर को एनालाइज करते हैं. आप क्या सर्च करते हैं, आप किस तरीके का खाना ऑर्डर करते हैं, आप किस तरीके के वेबसाइट से किस तरीके का कॉस्मेटिक ऑर्डर करते हैं, कौन सा ग्रीन टी कंज्यूम करते हैं, यार उसका भी अलग अलग जो ब्रांड है, हर तरीके का आइडियली डेटा एनालिसिस किया जाता है. नाउ rather I'll tell you what, we all are part of this vicious circle where every activity of us, what kind of अब फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स भी बोलता है अगर तुम बोर हो गए ना तो वो प्ले समथिंग पे क्लिक करो, वो तुमको शफल करके कुछ तो ऐसा दिखाएगा जो तुम्हारे आज तक के व्यूइंग हिस्ट्री से मैच्ड रहेगा. तो प्रिडिक्टिव एनालिसिस इज समथिंग इज अराउंड अस जहां पे हमारे हर एक्टिविटी को कोई ना कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली मॉनिटर कर रहा है और उसको एनालाइज करके आपको इस तरीके का प्रोडक्ट बेचा जाता है, इस तरीके का सर्विस दिया जाता है जो आप आसानी से कंज्यूम कर लोगे. तो बेसिकली दे आर बिहाइंड योर बैक. There is a documentary on Netflix, I forgot. सोशल मीडिया के ऊपर ही था यार. मतलब रिसेंटली कुछ महीने पहले आया था कि हाउ दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल अस फ्रॉम ऑल साइड्स. मतलब इवेंचुअली फ्यूचर के अंदर हम कहां जा रहे हैं सब कुछ कोई ना कोई इजीली प्रिडिक्ट कर पाएगा. इट्स द ट्रेंड एनालिसिस व्हाट दे आर परफॉर्मिंग एंड वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, हर तरीके से हमारे हर तरीके की एक्टिविटी को एनालाइज किया जाता है. ये सबसे बड़ा फ्यूचर का चैलेंज बनने वाला है. ऑब्जेक्टिव क्या है? राइट कस्टमर को राइट प्रोडक्ट ऑफर किया जाए राइट तरीके से एट राइट टाइम, ताकि वो इमीडिएटली कन्वर्ट कर लिया जाएगा.
सो ये नए ट्रेंड्स हैं हमारे ई कॉमर्स के बिजनेस के अंदर। मेरे हिसाब से ये ट्रेंड्स वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। आईटी एक्ट में कुछ मेजर चेंजेस नहीं है, सिर्फ रेफरेंस के लिए मैंने आपको दिया है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। मशीन लर्निंग का एप्लीकेशन मेरे को इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, बिकॉज रिसेंटली भी एग्जाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के एप्लीकेशन पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी। हाँ, दिस वन, इश्यूज रिलेटेड टू क्लाउड कंप्यूटिंग, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप मुझे पूछोगे, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। एंड देन उसके अलावा मेरे को लगता है द फर्स्ट थिंग, डिसएडवांटेजेस और प्रॉब्लम्स विद द ई कॉमर्स बिजनेसेस, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ही मेजर आपके अमेंडमेंट्स थे जो एज पर आईसीआई मॉड्यूल में 21 के हिसाब से एप्लीकेबल है, जो हमारे मॉड्यूल्स में पहले नहीं थे। सब मैंने डिटेल में चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस कर लिया है। इस चैप्टर को थोड़ा मैंने क्विकली उड़ाया बिकॉज ये जो कंटेंट है ना, ये काफी बार आपने पहले पढ़ा हुआ है। मेरे को सिर्फ आपको जो नया क्या है वो बताना था, अंडरस्टैंडिंग देना था। मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप ये डेफिनेटली गो थ्रू करोगे डिटेल में, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। If you still need any other help from my side, definitely drop me a message in the comment box. I'll respond to you guys. Thank you. Take care.